हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल A1 फार्मेसी। आज हम देखने वाले हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी एरिथमिया क्या होता है, उसमें पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एरिथमिया के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स को हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासेस। तो यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, यानी जिसमें टोटल 4 क्लासेस होती हैं। इसके अकॉर्डिंग हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास के डी त्रिपाठी के क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की बुक है। ठीक है, तो उसके अंदर ये क्लासिफिकेशन जो आपको दी हुई है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस तरह से इस तरह का कुछ आप बुक की कवरिंग देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपको आप चाहते हो मंगाना तो मंगा भी सकते हो। वैसे तो मैंने इसको लाइब्रेरी से इशू कराया है यहाँ पे। ठीक है, ये के डी त्रिपाठी की जो बुक है आप देख सकते हो यहाँ पे। ये स्पेसिफिक जो है फार्माकोलॉजी में जो आपको ड्रग्स लर्न करने में प्रॉब्लम होती है ना, आप उसमें मतलब आपको हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स जो है फार्माकोलॉजी की, इसमें हर एक तरह की जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको सोच रही हूँ कि इसी के अंदर से आपको क्लासिफिकेशन कराऊँ ड्रग्स की। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी तरीके से दी हुई है, हर एक क्लास ड्रग जो है यहाँ पे बताई हुई है आपको। ठीक है, तो अगर आप इसको लेना चाहते हो आप ले भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन्हीं ड्रग्स को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, इन्हीं क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें किस तरह से क्लासिफिकेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखो यहाँ पे इसमें भी क्लास 1 के अकॉर्डिंग आप देखो इसको, इस वाली बुक में जो आपको फ्लो चार्ट दिया और यहाँ पे जो आपको फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया, इस दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे जो आप नॉर्मल पढ़ते हो, फर्स्ट हमारे पास जो क्लास में ड्रग आती है। ठीक है, एंटी रेडमिक जो आपकी ड्रग्स आती है फर्स्ट क्लास में, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। देखो अब आपको सोडियम चैनल ब्लॉकर्स को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमारे जो एक्शन पोटेंशियल है कैसे होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम सोडियम को ब्लॉक कर रहे हैं। देखो सोडियम की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जब स्टिमुलस आया तो सोडियम ने क्या किया, हल्का सा इसको एक तरह से स्टिमुलस दिया। ठीक है, सॉरी, जब स्टिमुलस आता है ना तो स्टिमुलस की वजह से यहाँ पे सोडियम चैनल ऊपर हो जाते हैं। और उस वजह से जो सोडियम क्या होता है, सोडियम जब अंदर सेल के अंदर इंक्रीज होता है, सो जब सोडियम को जो लेवल है सेल के अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इससे क्या होगा, सोडियम इससे यहाँ पे डिपोलराइजेशन की तरफ लेके जाएगा इसको आपको। तो यहाँ पे अब जब डिपोलराइजेशन होने वाला होता है, ठीक है, यानी जब कैल्शियम अंदर आता है तो उसके बाद डिपोलराइजेशन होता है। अब कैल्शियम की वजह से यहाँ पे डिपोलराइजेशन हो रहा है, यानी जीरो फेज में यहाँ पे जीरो फेज किस वजह से आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो फेज नोडल। देखो यहाँ पे दो तरह के होते हैं, नोडल और नॉन नोडल। नोडल और नॉन नोडल, यहाँ पे जो जीरो फेज आ रहा है वो कैल्शियम की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पढ़ेंगे ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम यहाँ पे देखेंगे, तो कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर है वो नोडल एक्शन पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो जीरो यहाँ पे जो जीरो फेस है, जीरो फेस जो आ रही है कैल्शियम की वजह से आ रही है, वो भी नोडल एक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ हम बात करने वाले सोडियम की। तो सोडियम जो है इसको लेके जा रहा है कैल्शियम की तरफ, यानी ऊपर इसको बढ़ा रहा है। ठीक है, इसको जो ये डिपोलराइजेशन को कौन बढ़ा रहा है, वैसे यहाँ पे सोडियम भी, यहाँ पे सोडियम का यहाँ पे हाथ है। ठीक है, लेकिन सोडियम की वजह से पूरा नहीं हो पाता, यहाँ पे कैल्शियम भी जब अंदर आएगा तब जाके पूरी डिपोलराइजेशन होगी। लेकिन सोडियम भी तो हेल्प कर रहे हैं ना डिपोलराइजेशन में, तो यहाँ पे सोडियम को हम ब्लॉक कर रहे हैं पहले। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सोडियम देखो यहाँ पे भी ऊपर लेके जा रहा है, तो लेकिन सोडियम की वजह से यहाँ पे जीरो फेस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो फेस में अगर हम बात करें नॉन नोडल एक्शन पोटेंशियल में, तो यहाँ पे जीरो फेस जो आ रही है सोडियम की वजह से आ रही है। ठीक है, तो हम देखो इसमें जो जीरो फेस आ रही है नॉन नोडल में, वो जीरो किस वजह से आ रही है, सोडियम की वजह से। और यहाँ पे जीरो फेस जो आ रही है कैल्शियम की वजह से आ रही है। ठीक है, तो मैं जीरो फेस को अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल है वो कम हो जाएगी, यानी जो एरिथमिया हो रहा था, ठीक है, एरिथमिया जो बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें इम्पल्स को ही कम करना है। ये अगर ये इम्पल्स कम हो जाएंगे तो ये रिदम जो है अपनी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, अब जो यहाँ पे हम बात करते हैं ड्रग्स के बारे में, तो यहाँ पे हमको सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आपको पता चलेगा क्यों होता है, कह रहे हैं क्योंकि देखो जो सोडियम चैनल को हम ब्लॉक कर रहे हैं, अगर सोडियम चैनल ब्लॉक कर देंगे तो सोडियम अंदर नहीं आएगा, तो इम्पल्स यहाँ पे जनरेट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हम इसको सोडियम चैनल ब्लॉकर्स को हम मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट बोल देते हैं। अब मेम्ब्रेन देखो सोडियम चैनल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ना, तो उनको मेम्ब्रेन को हम मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो भी हम सोडियम चैनल होते हैं वो मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट हम इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका लिया, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स में आपको दिया है, फर्स्ट आपको दिया है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट। अब मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट जो है, तो इसके अंदर जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है। ठीक है, अब सोडियम चैनल ब्लॉकर्स को इसमें मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट लिखा हुआ है। अब इसको देखो सोडियम चैनल क्लास 1 में आ रहा है, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C, ऐसे लर्न करना है। क्लास 1 में A B C, तो ABC दिया हुआ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ABC के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग किया है यहाँ पे ABC, यानी जो अगर मान लो हमें पूरा हार्ट देखो इम्पल्स हमें कम करनी है, मान लो किसी प्रॉब्लम के अंदर किसी पर्सन के अंदर जो इम्पल्स है वो ज़्यादा बढ़ रही है तो हमें उसको कम करना है। ठीक है, यानी हमें कुछ ऐसे देने मॉडरेट, यानी मॉडरेट ताकि हमें
हल्का से इसको मतलब डिक्रीज कर सके। ऐसे भी हो सकता है लिटिल चेंज करें हम, लिटिल डिक्रीज करें अगर उसमें, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है जो हाई स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हम बोल सकते हैं यहाँ पे, तो सी में कौन सा आती है, स्ट्रॉन्ग वाली आती है स्पेसिफिक, ठीक है। तो अगर हम बात करें मॉडरेट डिक्रीज पीवी अपॉन पीडी की अगर हम बात करें, सॉरी डी डीवी अपॉन डी की अगर हम बात करें, यहाँ पे जीरो फेज पे एक्ट कर रही है, क्योंकि सोडियम जो है यहाँ पे देखो स्पेसिफिक एक में जीरो फेज लिखा हुआ है। अब जो सोडियम है ये कौन से फेज में आ रहा है, जीरो में। देखो जो सोडियम है, सोडियम जीरो फेज लेके आ रहा है, ये कौन से फेज में था, देखो ये फेज था हमारे नोडल एक्शन पोटेंशियल में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सोडियम जीरो फेज आ रहा है कैल्शियम की वजह से आ रहा है, तो ये बेनिफिशियल किसके लिए रहेंगी, नॉन नोडल एक्शन पोटेंशियल के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम जो आ रहा है जीरो की वजह से आ रहा है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आप बोल सकते हो जीरो जो है सोडियम की वजह से आ रहा है, ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखो जो मॉडरेट डिक्रीजिंग जो है जीरो फेज में, ठीक है, अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे क्विनिडीन जो है, प्रोकेनामाइड है, डिसोपायरामाइड है, तो ये तीन मेडिसिन जो है ये मॉडरेट डिक्रीजिंग में है, ठीक है। अगर हम लिटिल डिक्रीजिंग की अगर हम बात करें तो उसमें आती है लीडोकेन और मैक्सिलिटीन, तो इसमें ये मेडिसिन आती है, ठीक है। देखो ये मेडिसिन आपको लर्न करनी पड़ेंगी, चाहे आप उसको फ्लो चार्ट में अपनी खाना खाते हुए याद करो, लेकिन आपको करना पड़ेगा, चाहे आप उसको चिपका लो कहीं पे बना के उसको, ठीक है। तो आपको एक उठते बैठते इसको लर्न करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछी जाती है, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो तो भी वहाँ पे पूछी जाती है ड्रग्स, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग डिक्रीजिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आती है प्रोपाफिनोन की बात, प्रोपाफिनोन होती है और दूसरी होती है फ्लिकेनिन। तो यहाँ पे दो मेडिसिन आती है, ठीक है, ये सी के अंदर आ रही है, ठीक है, क्लास 1 AC के अंदर आ रही है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है, इसको हम बीटा ब्लॉकर से बोल देते हैं, एंटी एडिनर्जिक एजेंट्स को हम बीटा ब्लॉकर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स क्लास 2 के अंदर आ रही है, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स को हम एंटी एडिनर्जिक एजेंट्स भी बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो एंटी एडिनर्जिक एजेंट्स होते हैं, और जो बीटा देखो यहाँ पे स्पेसिफिक जो होती है बीटा 1 आप बोल सकते हो, बीटा जो होते हैं बीटा 1, ये ऐसे नोड होते हैं ना, ऐसे नोड के जो रिसेप्टर्स होते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे जाकर बीटा ब्लॉकर्स जब इससे अटैच होते हैं, सॉरी जो बीटा ब्लॉकर जो होता है वहाँ पे एडिनर्जिक, अब देखो ये मेनली क्या होता है, ये सिंपैथेटिक के केस में एक्टिवेट होते हैं, सिंपैथेटिक केस में नॉन एडिनर्जिक, ठीक है। ये कुछ जो हॉर्मोन्स होते हैं, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो रिलीज होते हैं पैरासिम्पैथेटिक सॉरी सिंपैथेटिक के केस में, ठीक है। तो सिंपैथेटिक के केस में आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन एडिनर्जिक है ये रिलीज होते हैं। अब ठीक है, अभी देखो बीटा 1 होता है, रिसेप्टर जो होता है ऐसे नोड के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, या बोल सकते हो हार्ट में जो रिसेप्टर है वो बीटा 1 है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो एड्रेनलिन आके लगेगा या नॉन एड्रेनलिन आप बोल सकते हो, ठीक है। ये नॉन एड्रेनलिन क्या करता है, ये हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऑब्वियस बात है सिंपैथेटिक के केस में अगर लग रहा है तो ऑब्वियस बात है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। तो अगर हम इसको ब्लॉक कर दें, तो क्या होगा, ये यहाँ पे आगे अपना फंक्शन शो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, यानी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एंटी एडिनर्जिक एजेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एडिनर्जिक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपैथेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एंटी एडिनर्जिक एजेंट्स हमें आपको दे रही है, ठीक है। तो उसको हम बीटा ब्लॉकर भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लास 2 के अंदर आपको एंटी एडिनर्जिक एजेंट्स के अंदर आपको प्रोपेनोल और एस्मेनोल आपको यहाँ पर ड्रग दी हुई है। इसके अंदर एस्मेनोल और प्रोपेनोल के अलावा आपके पास जैसे मेटाप्रिलोल हो गया, एटिनोल हो गया, ये भी ड्रग्स इन्हीं के अंदर आती है बीटा ब्लॉकर्स के अंदर। अगर हम बात करें क्लास थर्ड की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, ये जो इसमें स्पेसिफिक आपकी वो मेडिसिन आती है जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें स्पेसिफिक पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हम पढ़ेंगे। तो क्लास 3 में हमारे पास देखो, यहाँ पे क्लास 3 में आपके पास पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स आ रहे हैं। अब पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं, देखो यहाँ पे जब हम यहाँ पे एक्शन पोटेशियम जब जनरेट हुआ था तो पोटेशियम चैनल अगर हम ब्लॉक कर देंगे, अगर हम पोटेशियम को ही ब्लॉक कर रहे हैं यहाँ पे, तो आगे तो ये जो इम्पल्स अब जनरेट ही नहीं हो पाएगी। देखो यहाँ पे भी यह जो इम्पल्स अब नीचे किसकी वजह से जा रही है, पोटेशियम की वजह से जा रही है। यहाँ पे रिपोलराइजेशन कौन कर रहा है, इसको जब नीचे जाती है ना इम्पल्स, तो इसको हम रिपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। पोटेशियम की वजह से रिपोलराइजेशन हो रही है। अगर पोटेशियम को हम ब्लॉक करते हैं तो या ब्लॉक करने के बाद क्या होगा, ये अब देखो यहाँ पे नीचे नहीं जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, तो आगे इम्पल्स जनरेट हो पाएगी, ठीक है। यानी इस तरह से अगर हम पोटेशियम को यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं तो यहाँ पे इम्पल्स आगे फर्दर भी जनरेट नहीं हो पाएगी, लेकिन इसको कम करना है इम्पल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वही है, अब इसको पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हम दे रहे हैं, ठीक है। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हम देख ले कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी मेडिसिन होंगी, देखो यहाँ पे हमारे पास एमाइड्रोन जो है ये एक मेडिसिन है, ठीक है, और
डोनिड्रोन जो मेडिसिन है, सेटलोल जो मेडिसिन है, ये सेटलोल जो मेडिसिन जो है, ये इसको हम बीटा ब्लॉकर्स में यूज करते हैं। क्लास सेकंड देखो ये इसमें लिखा भी हुआ है, क्लास सेकंड जो है यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, यानी जो सेटलोल जो है इस एज अ बीटा ब्लॉकर्स हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी मेडिसिन है जैसे डोफिटिलाइड है, इबुटिलाइड है। ठीक है, तो ये कुछ मेडिसिन है जो आपके पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स एज अ यूज होती हैं। ठीक है, अब देखो जो इसमें एक मेडिसिन जो है, इसमें इसका जो सबसे पहले जो मेडिसिन आपको दी हुई है आयोडोन की जो मेडिसिन है, देखो आयोडोन लगा हुआ है इसके पीछे, यानी आयोडोन से कैसे आप बोल सकते हो, इसके अंदर आयोडीन कंटेनिंग एक तरह से सब्सटेंसेस होते हैं, आप बोल सकते हो आयोडीन कंटेनिंग ग्रुप आप बोल सकते होते हैं। यानी इस मेडिसिन को लेने के बाद आयोडीन का जो कंटेंट है, आयोडीन का जो अमाउंट है हमारी बॉडी के अंदर वो बढ़ जाएगा। अब देखो आयोडीन का अमाउंट बढ़ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, इट मीन्स की थायराइड जो है, अब थायराइड का जो मेन कनेक्शन किससे है, आयोडीन से है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। ठीक है, अब ये हाइपरथायरॉयडिज्म को भी कर सकती है, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है हाइपरथायरॉयडिज्म हमारे लिए बेकार है। ठीक है, एक तरह से हमारी बीमारी होती है ना बॉडी की, वो भी। उसके बाद एक इसका जो दूसरा एडवर्स इफेक्ट होता है, ये T3 जो होता है ना और T4 होता है। अब देखो जो T4 होता है वो T3 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आपको सबको पता है जो T4 होता है वो T3 में जब कन्वर्ट होता है तभी अपना एक्शन शो कर सकता है। अब उसकी कन्वर्जन को ये रोक देता है, तो ये उसके लिए भी मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म भी कर सकता है, थायरॉयडिज्म को जो थायरॉयडिज्म है उसको कम भी कर सकता है और इसको इंक्रीज भी कर सकता है। तो इसके जो साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं फर्स्ट वाले ड्रग के। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ऑब्वियस बात है कैल्शियम का भी रोल होता है, कैल्शियम को ज़्यादा रोल होता है यहाँ पे। अब जो कैल्शियम का रोल है वो भी ज़्यादा है। देखो यहाँ पे नोडल एक्शन पोटेंशियल में कैल्शियम का रोल ज़्यादा है, क्योंकि जीरो किस वजह से आ रहा है, यहाँ पे जीरो फेस यहाँ पे कैल्शियम की वजह से आ रहा है। और यहाँ पे भी देखो कैल्शियम मेंटेन कर रहा है, इसको इस लाइन को मेंटेन कर रहा है, इस इम्पल्स को मेंटेन कर रहा है, इसको नीचे नहीं जाने दे रहा है कैल्शियम। अभी कैल्शियम की वजह से यहाँ पे 2 फेस आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैल्शियम, अगर हम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दे तो यहाँ पे इम्पल्स भी रुक जाएगी आपकी। ठीक है, रुक जाएगी मतलब एक तरह से डिक्रीज हो जाएगी, आप बोल सकते हो, पूरी तरह नहीं रोक सकता है इम्पल्स को। ठीक है, हमें यहाँ पे बस मेंटेन करना होता है इम्पल्स को। ठीक है, अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो हमारे पास है ये नोडल फेज में ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नोडल फेज में यहाँ पे जीरो फेज में आ रहा है ये। ठीक है, अब इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ का रोल होता है, हर एक चीज़ का अपनी इंपॉर्टेंट होती है कि नोडल फेज में क्यों इंपॉर्टेंट दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जीरो फेज पे एक्ट कर रही है ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी ड्रग की बात करें तो वीरापामिल जो है ये ड्रग है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, गिल्टाइजम जो ड्रग है ये भी एक तरह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो ये मेनली दो मेडिसिन हैं, 2 ड्रग्स हैं जो इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में यूज होती है। नेक्स्ट हम देख सकते हो ये जो ड्रग है ये अदर्स में आप बोल सकते हो। ठीक है, ये अदर ड्रग है आप बोल सकते हो इसमें है। तो इसमें जो आप देख सकते हो जो डिडॉक्सिन जो है और एडिनोसिन है, डिडॉक्सिन जो एडोसिन जो है, इनका जो मैकेनिज्म एक्शन है देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से है। ये जो ड्रग्स है आप इसको अदर्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो डिजॉक्सिन जो है ये क्या करती है, ये जो पैरासिम्पथेटिक होता है इसको एक्टिवेट करती है। तो ये देखो पॉजिटिव जो निशान है ये इसको मतलब पैरासिम्पथेटिक को एक्टिवेट कर रही है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन होता है, ऑब्वियसली बात है पैरासिम्पथेटिक केस में क्या होता है एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। अब एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होगा तो यहाँ पे हार्ट रेट कम कर देगा। अब एसिटाइलकोलिन जो है ये एक तरह से रिलीज होता है बस हार्ट रेट, आप ऐसा मान लो। जब एसिटाइलकोलिन का असर क्या होता है ये हार्ट रेट को कम कर देता है। अब ऑब्वियस बात है हमें हार्ट रेट को तो कम करना है, तो यहाँ पे जो डिजॉक्सिन जो है ये एज अ मेडिसिन जो एक तरह से पॉजिटिव इफेक्ट दिखाती है किसके लिए, पैरासिम्पथेटिक के लिए। ठीक है, यानी पैरासिम्पथेटिक को एक्टिवेट करती है, देन एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, उसके बाद हार्ट रेट कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एडिनोसिन है। एडिनोसिन जो है ये जो एस नोड के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं A1 रिसेप्टर जो होते हैं, A1 रिसेप्टर यानी एडिनोसिन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, एडिनोसिन रिसेप्टर जो एस नोड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको ये एक तरह से क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। अब देखो जो एडिनोसिन जो है इसको ब्लॉक कर देगी तो इससे क्या होगा, इम्पल्स जनरेट आगे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पल्स जनरेट जो है वो कम हो रही है। ठीक है,